नमस्कार मित्रों। आज है 16 सितंबर संडे और ये जो वीडियो है वो है एफडीआई के ऊपर कि एफडीआई एग्जैक्टली क्या है, क्या नुकसान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से एरिया में करना चाहिए, कौन से एरिया में हमें नहीं होने देना चाहिए। तो पहले तो मैं बैकग्राउंड बताऊं कि जो हम एक्टिविस्ट इस मुद्दे पे कैसे काम कर सकते हैं। मान लो हम में से कुछ लोगों को या हम सबको लगा कि भाई वॉलमार्ट को नहीं आने देना चाहिए, या तो जो रियल एस्टेट में एफडीआई आ रहा है जो अधिकतर स्पेकुलेशन के होते हैं वो नहीं आना चाहिए, माइनिंग में एफडीआई नहीं आना देना चाहिए। तो हम क्या उखाड़ सकते हैं? पीएम ने बोला कि एफडीआई आएगी, तो हम तो कब तक बहस करते रहेंगे, कब तक विरोध करते रहेंगे। तो इसके लिए हम कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए, ये मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है, rahulmehta.com/301.htm। मैं रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.htm, और हिंदी में भी लिंक इसका आपको मिल जाएगा। अब इसमें मैंने पहले चैप्टर सेक्शन 1.3 चैप्टर 1 सेक्शन 1.3 में ये 3 लाइन का कानून प्रपोज किया है। ये 3 लाइन का कानून, जिसे हम टीसीपी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग, ये 3 लाइन का कानून प्रपोज किया है। तो पहली मांग क्या है कि ये कानून गैजेट में छपना चाहिए। गैजेट यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर महीने एक डॉक्यूमेंट निकालती है जो कि इंस्ट्रक्शन टू कलेक्टर और अदर ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस होती है, ऑर्डर होता है। तो गैजेट में हमें ये टीसीपी छपवाना चाहिए। टीसीपी क्या कहता है कि कोई भी आदमी अपनी एफिडेविट दर्ज करा सकेगा और वो एफिडेविट पीएम के वेबसाइट पे आएगी। कलेक्टर की कचहरी में जाके प्रति पेज 20 रुपया फी देके एफिडेविट अपनी दर्ज करा सकता है, और कोई भी नागरिक एटीएम के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या पटवारी की कचहरी में खुद जाके 3 रुपया फी देके एफिडेविट पे अपनी हाँ ना दर्ज करा सकता है। यानी कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसके पहले दिन क्या होगा कि आदमी सिर्फ पटवारी की कचहरी में जाके वोटर कार्ड दिखा के हाँ ना दर्ज करा सकता है, और महीने 2 महीने में ये सिस्टम एटीएम एसएमएस पे आ जाएगा। तो आप एटीएम के थ्रू भी अपनी हाँ ना किसी भी एफिडेविट पे दर्ज कर सकते हो। तीसरा क्लॉज कहता है कि हाँ ना पीएम के लिए बंधन करता नहीं है। वो मेरा पूरा एक टीसीपी पे वीडियो है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, इस राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल में ही आपको मिल जाएगा। अब ये एफिडेविट, ये ड्राफ्ट एक बार गैजेट में छप जाए, उसके बाद हम एफडीआई के मुद्दे पे कुछ इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। कि जैसे कोई एफिडेविट सबमिट कर सकता है कि इतने एरिया में एफडीआई नहीं आना चाहिए, और यदि उसमें भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में लोग हाँ दर्ज कराते हैं तो पीएम को एक स्पष्ट निर्धारण मिल जाएगा कि इतने करोड़ एफडीआई के अगेंस्ट है, और उसके बाद भी पीएम ने नहीं माना। तो मेरा दूसरा प्रपोजल है राइट टू रिकॉल पीएम। चैप्टर 6 सेक्शन 6.6 में राइट टू रिकॉल पीएम, यानी राइट टू रिकॉल पीएम के द्वारा नागरिक पीएम को नौकरी से निकाल सकते हैं, पीएम को बदल सकते हैं। तो राइट टू रिकॉल पीएम और ये ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग, वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल है मेरा एफडीआई के मुद्दे पे। कि एफडीआई के मुद्दे पे हम कितनी भी बहस करें, कितने भी ओपिनियन रखें, लेकिन यदि राइट टू रिकॉल पीएम नहीं है तो वो सारे डिस्कशन हवाबाजी है, उसका कोई मतलब नहीं है। राइट टू रिकॉल पीएम आने के बाद नागरिकों को डिसाइड करना है कि एफडीआई पे स्टैंड क्या लेना, किस तरह का होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एफडीआई से लगे हुए टेक्निकल इकोनॉमिक मुद्दे बताऊंगा। पहला तो एफडीआई का खतरा क्या है। 2 चीज़ों में अंतर देखिए। मान लो मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करता हूं या तो अमेरिका की कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है, तो सबसे बड़ा फर्क क्या है कि मान लो मैंने अमेरिका में हजारों लाखों लोगों का शोषण शुरू किया, तो वो लोग मेरे सामने केस फाइल कर देंगे। केस किसके पास जाएगा? ज्यूरी के पास जाएगा। ये अमेरिका और भारत में बहुत बड़ा फर्क है। मैं वहां पे कोई बड़ी कंपनी खोलता हूं और हजारों लोगों का शोषण करता हूं, तो वो मेरे सामने केस फाइल करेंगे, केस जाएगा ज्यूरी के पास। हर एक केस अलग ज्यूरी के पास गया मान लो, तो मैंने 1 लाख लोगों का शोषण किया है, तो 12 लाख ज्यूरी के मेंबर होंगे 1 लाख केस में,
मैं इतने सारे लोगों को रिश्वत नहीं दे पाऊंगा, मेरे खिलाफ एक के ऊपर एक जजमेंट आ जाएंगे, मुझे अपनी नीति सुधारनी पड़ेगी या तो मैदान खदेड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ी कंपनी भारत में आती है, मान लो वो 1-2 लाख लोगों का शोषण करती है, तो केस जाएंगे सेशंस कोर्ट में। अब वो बड़ी कंपनी सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसके रिश्तेदार वकील को खरीद लेगी और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, हाई कोर्ट के जज के द्वारा वो नीचे के वो डायरेक्टिव निकाल देगी कि भाई इस तरह से जजमेंट देना है, इस तरह से तुम्हें जजमेंट देना है। और निचली कोर्ट के जज है वो डर जाएंगे कि भाई इस तरह से जजमेंट नहीं दिया तो हाई कोर्ट का जज मुझे नौकरी से निकाल देगा, सुप्रीम कोर्ट का जज मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो हमारे वहाँ अमेरिका में जुडिशरी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए वहाँ में बड़ी कंपनी जाएगी तो वह नागरिकों का शोषण दमन बड़े पैमाने पे नहीं कर पाएगी। हमारे यहाँ जुडिशरी सेंट्रलाइज्ड है कि सारा जुडिशरी का पावर 25 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास है और हिम्मत नहीं है, फिर वो अन्ना हो या अरविंद गांधी हो या कितने भी बड़े भ्रष्टाचार के कहने वाले विरोधी है, हिम्मत नहीं है उनकी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के भ्रष्टाचार या उनके सगावाद, भाई भतीजावाद के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज को वो कंट्रोल में करके कैसे उनके रिश्तेदार वकीलों को हर महीने 10-20 करोड़ की फी देके उनसे पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे, जुडिशरी पे कंट्रोल कर लेंगे और इस तरह से वो लाखों करोड़ों नागरिकों का दमन शोषण करने में सफल हो जाएंगे। तो एफडीआई के लिए प्री कंडीशन है कि जुडिशरी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, जूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल जज। अमेरिका में भी है, राइट टू रिकॉल जज भी है। तो जितने भी केस लोअर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे अमेरिका में अधिकतर जिलों में राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट जज है, अधिकतर राज्यों में राइट टू रिकॉल स्टेट कोर्ट जज है। तो वहाँ का स्टेट कोर्ट जज है वो बड़ी कंपनियों से पैसे लेके नागरिकों का बड़े पैमाने पे दमन करने से हिचकिचाता है, जबकि भारत के जज को कोई पड़ी नहीं है। वो एनरॉन का केस, ये भोपाल का केस हो तो भी आप देखिए कि जस्टिस अहमदी ने चिल्लर के दाम पे बेच दिया, उसके पहले जस्टिस पाठक थे, चिल्लर के दाम उसने बेच दिया, क्योंकि बड़ी कंपनी है वो प्रलोभन देके, रिश्वत देके जज को खरीद सकती है और वो इस तरह से बड़े पैमाने पे नुकसान कर सकती है। तो एफडीआई आने की प्री कंडीशन है कि भारत में राइट टू रिकॉल जज होना चाहिए, जूरी सिस्टम होना चाहिए और उसके बाद ही हमें एफडीआई आने देनी चाहिए। उसके बाद एफडीआई से रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यू कि विदेशी कंपनियां ने मान लो $10 मिलियन की एफडीआई डाली और क्योंकि उनके देश में जूरी सिस्टम है, उनके देश में राइट टू रिकॉल है, इसलिए वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट है तो उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है इसलिए वो भारत में आएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे। सॉल्यूशन क्या है? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि भारत में भी जूरी सिस्टम लाएं, राइट टू रिकॉल लाएं ताकि हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन सुधरे, हमारा भी टेक्नोलॉजी सुधरे और इससे हमारी कंपनियां भी आगे बढ़े। और लेकिन वो जब तक नहीं होता तब तक उनकी कंपनी आएगी तो वो ज़्यादा प्रॉफिट करेगी क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो प्रॉफिट करे। चलो ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉफिट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंपनी ने मान लो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, फिर 1-2 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी लॉ क्या है कि वो उसने रिजर्व बैंक को बोला कि भाई ये लो 2 करोड़ रुपए और बदले में मुझे डॉलर दो, तो जो भी रिजर्व बैंक ने रेट रखा है मान लो $1 का 50 रुपया, तो उसे 2 करोड़ बटा 50 यानी $4 लाख रिजर्व बैंक को देने पड़ेंगे। और उस कंपनी ने बोला कि चलो मैं 10 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं सारा का सारा बेच देता हूँ, चलो मेरे पास 9 करोड़ आए, इसका मुझे डॉलर दो, तो रिजर्व बैंक को उसको डॉलर देने पड़ेंगे। ये कानून गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा कि भाई चलो रुपये के दाम गिराने हैं, तो एकाएक सारी मल्टीनेशनल कंपनियां कहेगी कि हमको अपना प्रॉफिट बाहर ले जाना है, हमको अपना इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाना है, तो एकाएक रिजर्व बैंक इतने सारे डॉलर कहां से ला के देगी? नहीं ला पाएगी, तो रुपये के दाम कम करने पड़ेंगे। यानी कि रुपये के दाम 50 रुपये हैं, बहुत सारी कंपनियों ने बोला कि मुझे डॉलर दो, चलो रिजर्व बैंक ने 50 के दाम पे दिए, 50 के दिए, अब डॉलर कम होने लगे, तो जैसे कम होने लगे रिजर्व बैंक बोलेगी चलो नहीं भाई, रुपये के बदले में, डॉलर के बदले में 60 रुपये, डॉलर का दाम मतलब अब 60 रुपया है, यानी कि रुपये का दाम कम हो गया।
तो इस तरह से वो एकाएक सरकार को जब दबाव डालना है या तो उनको बड़े पैमाने पे इंडिया में रियल एस्टेट खरीदना है तो डॉलर का दाम नीचे ले जाएगी, अरे रुपए का दाम नीचे ले जाएगी, और उसके बाद डॉलर लाके फिर वो बड़े पैमाने पे जमीन खरीद सकते हैं, दूसरे कारोबार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्राफ्ट दिया है कि किस तरह से हम ये फॉरेन करेंसी की क्राइसिस खड़ी होने का जो प्रॉब्लम है वो कैसे कम कर सकते हैं। 43 चैप्टर 43 में दो चीजें हैं, डिक्रीजिंग पेट्रोल इंपोर्ट एंड एक्सटर्नल डेट, और इसमें यह भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से हम ये डॉलर की क्राइसिस अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हम कंपनियों को, हम रिजर्व बैंक के कानून चेंज करें कि रिजर्व बैंक के पास यदि आप रुपए लेके जाते हो तो रिजर्व बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपको डॉलर दे। आपको डॉलर चाहिए, ओपन मार्केट से खरीद लो, और ओपन मार्केट में आपको कोई डॉलर देने को तैयार है तो ठीक है, नहीं देने को तैयार है तो आपकी किस्मत। तो डॉलर जब लाते हो तभी भी आपको फ्रीडम है, आप प्राइवेट पार्टी को बेचना है तो प्राइवेट पार्टी को बेचो, रिजर्व बैंक को बेचना है तो रिजर्व बैंक को बेचो, लेकिन जब डॉलर वापस ले जाने हैं रुपया देके तो प्राइवेट कंपनी से डॉलर लो, नहीं मिले तो तुम्हारी किस्मत। तो इससे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, डॉलर लाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। और वही तो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म में सरकार पे क्यों जिम्मेदारी डालते हो? ये जो कैपिटलिज्म के गुणगान गाने वाले हैं वो क्यों ये कहते हैं कि नहीं सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो डॉलर ला के दे? तो इस तरह से जब विदेशी कंपनियों को पता चलेगा कि भाई ये सरकार के दबाव डालने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो आना होगा तो आएगी, बिजनेस करना होगा तो करेगी, पर सरकार के दबाव नहीं डाल पाएगी। और सरकार फॉरेन करेंसी कहाँ से लाएगी? सेना चलाने के लिए और दूसरे कामों के लिए, कि सरकार मार्केट में से डॉलर खरीद लेगी, या तो एक और कानून बनाने के लिए पास करके कि जो भी आदमी $100 देता है तो उसको 35 रुपए की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। वो अपना टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता है या तो बेच सकता है, जो भी चाहे। और वो कैसे 35 लाख लाया? वो वाइट के तरीके से लाएगा, इलीगल तरीके से लाएगा तो जेल हो जाएगी। पर वो ट्रांसफर पेमेंट हो या नहीं, कि बाहर कोई NRI है उसने पैसा भेजा या तो एक्सपोर्ट किया, वो किसी भी तरीके से वो $100 लाता है तो उसको $30 की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। वो टैक्स क्रेडिट को वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से भारत की सरकार को जितने डॉलर जरूरी होंगे वो डॉलर आ जाएंगे, और बाकी पूरा रुपी डॉलर ट्रेड है वो 100% प्राइवेट हो जाएगा। और पेट्रोल का मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारा अधिकतर फॉरेन करेंसी वो पेट्रोल में जाता है, तो पेट्रोल का कैसे मैनेज करना वो भी मैंने चैप्टर 3 में बताया। वो FDI से लिंक है, क्योंकि अभी जो FDI आने दिया जा रहा है उसका एक बड़ा कारण यह है कि पेट्रोल इंपोर्ट को सस्टेन करना है। हम बड़े पैमाने पे पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कैसे कम करना उसके तरीके मैंने चैप्टर 43 में दिए हैं, कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, फिर पेट्रोल का एक तरह से रैशनिंग करना जो कि पॉसिबल है। ये अर्थशास्त्री झूठ बोलते हैं कि पेट्रोल का रैशनिंग नहीं हो सकता। वो अलग तरह से है कि भारत में जो पेट्रोल बनता है वो इंटरनेशनल दामों पे बेचा जाए, और जो प्रॉफिट होता है वो नागरिकों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये MRCM है, चैप्टर 5 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब प्रॉफिट नागरिकों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली हर एक आदमी के पास साल के 40 लीटर पेट्रोल खरीदने की कैपेसिटी आ जाएगी, 40 या 45 जो भी हमारा पर कैपिटा पेट्रोल प्रोडक्शन है इंडिया का। और बाकी पेट्रोल यदि उसे खरीदना होगा तो उसको मार्केट रेट पे खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से फॉरेन करेंसी में पेट्रोल के इंपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार की नहीं रहेगी, और ऑटोमेटिकली इससे पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा। पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारी डॉलर की ज़रूरत कम हो जाएगी, तो हमारे FDI की जो ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद एक कानून पास करा के कि जो FDI कंपनी, विदेशी कंपनी आ रही है वो आ सकती है, लेकिन वो ज़मीन नहीं खरीद सकती। वो ज़मीन किराए पे ले सकती है 15 साल के लिए, मैक्सिमम 25 साल के लिए, या तो 15 साल भी बहुत है उसके ऑफिस बनाने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए। जैसे चीन में विदेशी कंपनियों को ज़मीन दी जाती है तो मैक्सिमम लीज होता है 25 साल का। 25 साल से ज़्यादा शायद ही किसी विदेशी कंपनी को
जमीन उन्होंने लीज पे दी, अधिकतर जमीन की लीज है, इसमें 25 साल की लिमिट है और 25 साल के बाद लीज रिन्यू हो सकती है, पर उस समय जमीन का दाम बढ़ा है तो ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, कम है तो कम किराया देना पड़ेगा। तो इस तरह से विदेशी कंपनियां वो ज़मीन नहीं खरीद सकती। और उसके बाद विदेशी कंपनियां कौन कौन सेक्टर में आ सकती है नहीं आ सकती उस पर, जैसे कि माइनिंग में एफडीआई नहीं अलाउ करना चाहिए, वो पूरा एक पॉलिटिकल बिजनेस है। माइनिंग इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, एक साफ साफ देख लो। भारत में जितनी गुंडागर्दी हो रही है वो 90% माइनिंग की वजह से हो रही है। और राइट टू रिकॉल की ना हो, जो राइट टू रिकॉल और एमआरसीएम कानून आएंगे तो अपने आप ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि माइनिंग सेक्टर है वो पूरा 100% वाइट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ जिसमें ये 5-10 IPS ऑफिसर जेल में है, वनजारा और सब, वो भी माइनिंग के झगड़े में हुआ था। मार्बल माइन थी, वो एक कांग्रेस के चहीते उद्योगपति के पास थी, बीजेपी ने वो छीनने की कोशिश की तो कांग्रेस के उद्योगपति ने सोहराबुद्दीन के द्वारा उस माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर को मर्डर करवा दिया और इसलिए फिर बीजेपी को उसका एनकाउंटर करना पड़ा और एक लंबी कहानी शुरू हो गई। फिर वो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला कि तुम SIT बिठाओ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ह्यूमन राइट का मुद्दा उठा के SIT बिठा दी। पर वो सारा झगड़ा माइनिंग के, यदि माइनिंग की रॉयल्टी सीधी सिटीजन में जा रही है तो ये झगड़ा ही नहीं होता। तो विदेशी कंपनियों को मैं माइनिंग में नहीं आना देना चाहिए, क्योंकि माइनिंग की रॉयल्टी सीधी सिटीजन के हाथ में जानी चाहिए। उसके बाद हम ये 3 लाइन का कानून जो TCP है उसके द्वारा ये भी तय कर सकते हैं कि खाने पीने की आइटम में विदेशी कंपनियों को आने देना चाहिए या नहीं। यानी यदि TCP से पास होता है कि खाने पीने की आइटम में या तो जीरो टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनी नहीं आ सकती, तो उसमें विदेशी कंपनी फिर नहीं आएगी। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो है टेक्नोलॉजी का, कि विदेशी कंपनियां, उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो भारत की कंपनियों से उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसलिए वो पैसा ज़्यादा कमाती है और विदेशों में उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाती लिया है। तो उस पैसे के द्वारा वो भारत के नेताओं को, अधिकारियों को, बुद्धिजीवियों को रिश्वत देके और अपना पांव पसारने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका उपाय है कि हमको अपनी टेक्नोलॉजी सुधार के हमको भी उनके जितना प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें पहले इंजीनियरिंग सुधारना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके लिए अदालतें सुधारनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना पड़ेगा। कि अमेरिका का एक छोटा उद्योगपति है, वो किसी कानूनी लफड़े में फंस जाता है, अदालत में जाता है, तो ज्यूरी उसको फेयर जजमेंट देती है और वो भी महीने 2 महीने के अंदर। इंडिया का में आप छोटी फैक्ट्री खोल दो और अदालत के झपेटे में फंस गए, सच या गलत, 3-4 साल निकल जाएंगे। तो ऐसी हालत में भारत के जो छोटे उद्योगपति है वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते जितने अमेरिका के छोटे उद्योगपति काम कर पाते हैं, और इसलिए उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और फिर पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इसकी वजह से कम हो जाती है। इसलिए हमें राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर और ज्यूरी सिस्टम ये लाने चाहिए ताकि उद्योगपति बड़े पैमाने पे काम कर सके। फिर मैंने दूसरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, चैप्टर 20 स्वदेशी, प्रमोटिंग स्वदेशी, और चैप्टर 26 प्रमोटिंग इंप्रूविंग इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया, कि इंडिया में इंजीनियरिंग स्किल्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो कि हमारी कंपनियां विदेशी कंपनियों के बराबर में आ जाए, और उसके बाद हम कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, जब दोनों कंपनियों का फायदा है कि भारत की कंपनी अमेरिका में कॉम्पिटिटिवली बिजनेस कर पाएगी, तो फिर हम विदेशी कंपनी को कॉम्पिटिटिवली बिजनेस करने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का फायदा है। कम से कम हमारा नुकसान नहीं है और हमारा फायदा है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, इसलिए आज की तारीख में बंद करना देना चाहिए। यानी जब मैं कहता हूं कि वॉलमार्ट को नहीं आने देना चाहिए, साफ में बता दूं कि मैं भारत की कंपनी बड़े पैमाने पे सुपरमार्केट खोलती है, यदि वो 100% इंडियन ओन है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज वॉलमार्ट से इसलिए है क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी है। यदि वो भारत की कंपनी होती, 100% ओनरशिप उसकी भारत की होती, 100% माल वो भारत का खरीदती और बड़े पैमाने पे इस तरह से बेचती, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था।
तो हम अपने कानून और हम अपने कानून सुधार के इंडियन वॉलमार्ट खड़ी कर सकते हैं और इस तरह से हम वॉलमार्ट को आने से रोक सकते हैं। अब टेम्पररी कानून के द्वारा एफडीआई को रोकना, जो कि अभी काम करना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं कि ये एक टेम्पररी मेजर ही है, परमानेंट मेजर क्यों नहीं है, कि अमेरिका की कंपनी बड़े पैमाने पे सबको रिश्वत देगी और रिश्वत देने के बाद एफडीआई अलाउ करेंगे नेता लोग। जैसे अभी ममता बनर्जी है, उसको पैसा दे दिया, हिलेरी क्लिंटन आई थी, मिली थी उसको, जो भी उसका भाव तय करके दे दिया। तो चलो अब 3 सेक्टर में मनमोहन सिंह ने 1-2 दिन पहले ये एफडीआई अलाउ किया, एविएशन, ब्रॉडकास्टिंग, रिटेल, और डीजल के दाम 5 रुपये बढ़ाए, एलपीजी में सब्सिडी कम कर दी। तो ममता बनर्जी नाटक करेगी और नाटक के बाद मान लो डीजल का दाम कैंसिल हो जाता है, इंक्रीज कैंसिल हो जाता है, एलपीजी की सब्सिडी चालू रहती है और रिटेल में एफडीआई खत्म हो जाता है, तो बाकी 2 तो चालू रहे। एविएशन में एफडीआई आ गया और ब्रॉडकास्टिंग में एफडीआई की लिमिट बढ़ गई। तो यानी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या गेम खेलती है कि वो 5 कानून पीएम के पास काम करवा देंगे और ममता बनर्जी से बोलेंगे कि भाई तुमको विरोध करना है, चलो विरोध करो, तुमको भी थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलेगी। ममता बनर्जी विरोध करेंगी, 5 में से 3 को कैंसिल करा देंगे, तो हर एक राउंड में उनको 2-2 सेक्टर का फायदा हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो रिटेल के साथ एक और सेक्टर जोड़ देंगे, एबीसी। ममता बनर्जी एबीसी का विरोध करेगी और रिटेल है वो निकल जाएगा। तो ये नेताओं को पैसा देके बजाएंगे। अब चलो हम राइट टू रिकॉल पीएम ला देंगे तो उसके बाद ये नेताओं का भ्रष्टाचार रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने यदि हमारी कंपनियों की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई तो अंत में एफडीआई भारत में लाने के लिए आएगी अमेरिका की सेना। आप कानून से कोका कोला को भगा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट को भगा सकते हो, लेकिन कौन सा कानून पास करोगे अमेरिका की सेना को रोकने के लिए? जैसे सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की सारी कंपनियों को भगा दिया कानून पास करके, लेकिन जिस दिन अमेरिका की सेना आई उस दिन कौन सा कानून काम आया उसको? तो अमेरिका की सेना को रोकने के लिए क्या तरीका है? तो एक ही तरीका है कि हमें अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए हमें अपनी इंजीनियरिंग सुधारनी, हमें अपनी टेक्नोलॉजी सुधारनी, और उसके तरीके मैंने चैप्टर 20 में और चैप्टर 24 में इम्प्रूविंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया, चैप्टर 26 इम्प्रूविंग इंजीनियरिंग स्किल्स इन इंडिया, इसमें दिया। तो मैं समापन करूंगा कि एफडीआई आज की तारीख में हमें कैंसिल करवा देने चाहिए। उसके बाद सेक्टर बाय सेक्टर इवोल्यूशन हो। एफडीआई आने से पहले प्री कंडीशन है कि हमारी जुडिशरी का सेंट्रलाइजेशन हो। अमेरिका में जूरी सिस्टम है, यानी विदेशी कंपनी जाके जज को खरीद के कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जजमेंट जूरी को देना है। जबकि यहाँ पे विदेशी कंपनी आती है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीद लिया, और खरीद लिया ऑलरेडी, खरीद लेगी कि ऑलरेडी खरीद लिया। तो बड़े पैमाने पे वो लाखों देश के नागरिकों का, करोड़ों देश के नागरिकों का शोषण करने में समर्थ हो जाएंगे, शोषण और दमन। और इसलिए जुडिशरी को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए जूरी सिस्टम और राइट टू रिकॉल जज के द्वारा। फिर हमारे नेता विदेशी कंपनी के एजेंट ना हो जाए, इसलिए राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, ये सारे कानून लाने चाहिए। रिपैट्रिएशन का कानून बंद करना चाहिए कि आप डॉलर लेके आओ और प्राइवेट कंपनी को बोलो उनको डॉलर बेचो और उनसे रुपया लेके तुम भारत में करो जो तुमको काम धंधा करना है। लेकिन वो पैसा आप रिजर्व बैंक को दोगे तो रिजर्व बैंक आपको डॉलर देने के लिए बंधन करता नहीं है। उसकी मर्जी हुई तो देगी, नहीं मर्जी हुई तो मत देगी, आप मार्केट से जाके खरीद लो। और एफडीआई में हमारा डिपेंडेंस एफडीआई पे कम हो, इसलिए हमें पेट्रोल का इंपोर्ट कम करना चाहिए। कैसे कम करना चाहिए उसके तरीके मैंने दिए हैं, उसका अलग वीडियो है पूरा। और अंत में हमें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी चाहिए ताकि हम भारत के अंदर 100% भारतीय वॉलमार्ट बना सके। धन्यवाद।